बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी शख्स को कर्ज़ देते हैं या कुछ उधार रकम देते हैं तो उस हवाले से कौन सी एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना चाहिए, और अगर आपका दिया हुआ कर्ज़ आपको बर वक़्त वापस नहीं मिलता तो आप उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने आपसे कर्ज़ लिया हो कौन सी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कानून के ऊपर तमाम तर मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी, हमारा ये क्वेश्चन है कि आप जब किसी शख्स को कुछ उधार रकम देते हैं तो उसके लिए किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम तल्लुक़दारी की बुनियाद पर, दोस्ती रिश्तेदारी की बुनियाद पर लोगों को कर्ज़ दे देते हैं। अगर जब वो उधार रकम मांगते हैं तो फिर हम ना उनके साथ कोई लिखत पढ़त करते हैं, ना उनसे कोई सिक्योरिटी लेते हैं, ना उनसे कोई गारंटी लेते हैं, ना किसी गवाह को शामिल रखते हैं। हम सिर्फ तल्लुक़दारी और रिश्तेदारी की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर रकम दूसरे शख्स के हवाले कर देते हैं, और इसमें काफ़ी सारी उस वक़्त परेशानी का सामना करना पड़ता है जब मुकर्रा वक्त आने पर वो शख्स आपका कर्ज आपको वापस नहीं करता, आपकी रकम दबा लेता है। तो उस वक्त आपके पास ना कोई सबूत होता है, ना कोई गवाह होता है, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता कि आप उस शख्स के खिलाफ कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई कर सकें या उस से किसी तरीके से रकम वापस ले सकें। तो स्पेशली सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस करना है कि किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रख लेना चाहिए। इसमें सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि कोई भी शख्स आपसे कर्ज मांगे, उधार रकम मांगे, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको ज़रूर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको रकम ना दें, ज़रूर मदद करें, लेकिन आप कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर ज़रूर कर लें कि कल कलां को अगर वो शख्स आपकी रकम वापस नहीं करता तो आप कौन सी रेमेडी अवेल कर सकेंगे। अगर हम मजहबी हवाले से देखें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जब भी आप किसी के साथ कोई लेन देन करें तो उसको तहरीर में ले आया करें ताकि आने वाले वक्तों में कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और इसी तरह हम पाकिस्तान के कानून को देखें, कानून शहादत को देखें, तो वो भी यही कहता है कि जब दो लोग आपस में कोई लेन देन का मामला करें या कुछ कर्ज दें, किसी को रकम दें या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का कोई मामला हो तो उसको तहरीर कर लिया करें। तो पहली इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जब भी किसी शख्स के साथ कोई लेन देन करते हैं, किसी को कर्ज देते हैं, उधार रकम देते हैं, तो उसको एक स्टाम्प पेपर के ऊपर या कम से कम एक सादे पेज के ऊपर उसको तहरीर कर लें, और कोशिश करें कि जब आप ये तहरीर लिखें उसके ऊपर दो गवाहान को शामिल कर लें। तहरीर के ऊपर जो कर्ज देने वाला है उसके सिग्नेचर आ जाए, थंब इम्प्रेशन आ जाए, जिसको कर्ज दिया जा रहा है उसका दस्तखत आ जाए, उसका निशान अंगूठा आ जाए, और इसके ऊपर दो गवाहान का नाम लिख के उनके दस्तखत करवा लें, उनके निशान अंगूठा करवा लें, ताकि कल कलां को अगर वो शख्स आपकी रकम वापस नहीं करता तो कम से कम आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट मौजूद हो कि आप उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में जाकर रिकवरी का सूट फाइल कर सकें और अपने पैसों को रिकवर कर सकें। और मैं तो ये समझता हूँ कि कोशिश किया करें कि सिर्फ इसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर इक्तफा ना किया करें कि आप उससे एक एग्रीमेंट लिखवा लें, बल्कि ये कोशिश करें कि उस शख्स से जिसको आप कर्ज की रकम दे रहे हैं उससे एक चेक भी ले लिया करें। यानी कि आपके पास इस तरह दो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। हालांकि आप कोई एक चॉइस को भी, एक ऑप्शन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि उससे एक स्टाम्प पेपर ले लें या उससे एक चेक ले लें, लेकिन कोशिश करें कि स्टाम्प पेपर तहरीर करवा लें और उससे एक चेक भी ले लें, और बेशक उस चेक का रेफरेंस स्टाम्प पेपर के अंदर कर दें कि ये फलां शख्स ने मुझसे इतनी रकम उधार के तौर पर ली है और उसने रकम की अदायगी की बाबत ये एक स्टाम्प के ऊपर तहरीर भी लिख के दे दी है और उसके साथ एक चेक भी लिख कर दे दिया है कि मैं ये रकम आपको फलां तरीक पे अदा कर दूंगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि दो डॉक्यूमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं, तो कम से कम एक डॉक्यूमेंट्स उससे ज़रूर लें, चाहे तो स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर ले लें या उससे एक चेक ले लें
جو آپ رقم اس قرض مانگنے والے کو دے رہے ہیں اس رقم کی ادائیگی کی بابت ایک چیک اسے اپنے نام کا لے لیں اور ایک اسپیسیفک ڈیٹ اس کے اوپر مینشن کروا لیں. لیکن یاد رکھیں کہ چیک کی بیک سائڈ پہ یعنی کہ چیک کی پشت پہ گارنٹی چیک بالکل بھی نہیں لکھوانا. اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں اور جس شخص نے قرض دیا ہوتا ہے اور قانونی طور پر اس کو کچھ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جب بھی کسی شخص کو قرض دیں، ادار کی رقم دیں، اس سے دو قسم کے ڈاکومنٹس لے لیں. ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر تحریر لے لیں اور ایک ساتھ رقم کی ادائیگی کی بابت چیک لے لیں. اگر دو ڈاکومنٹس نہیں لے سکتے تو کم از کم ایک ڈاکومنٹ ضرور لے لیں، چاہے تو اسٹامپ پیپر کے اوپر تحریر لے لیں یا چیک لے لیں. اگر چیک لیں گے تو کوشش کریں کہ چیک کے اوپر ڈیٹ لکھی ہو، سگنیچر ہو، اماؤنٹ اسپیسیفائی کی گئی ہو اور چیک کی پشت پر گارنٹی چیک بالکل بھی نہ لکھا ہو. تو بعض اوقات صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ وہ شخص آپ کو رقم کی ادائیگی نہیں کر رہا، تو کم از کم آپ کے پاس وہ جو ڈاکومنٹس موجود ہوں گے. اگر تو آپ کے پاس چیک ہے تو چیک کی بابت آپ 489F PPC کے تحت FIR کا اندراج کروا سکتے ہیں اور اسی چیک کی بابت آپ سیشن کوڈ کے اندر آرڈر 37 کے تحت ایک ریکوری سوٹ فائل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس چیک نہیں، اسٹامپ پیپر ہے، تو سول کوڈ کے اندر آپ ایک ریکوری سوٹ فائل کر کے اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کے ٹاپک میں یقیناً آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ جانا ہوگا. تو اگر اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کویشچن آپ کرنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج کر سکتے ہیں. میرا نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.